तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टीच किया था और मैंने कहा था क्या जीएवी नेगेटिव हो सकता है। तो आंसर निकल के आया हाँ, अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस जो ड्यूरिंग द ईयर पे किए गए होंगे वो अगर आपके जीएवी को एक्सीड करते हैं तो एनएवी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर एनएवी नेगेटिव हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, बस केवल इंटरेस्ट माइनस करेंगे और कंपल्सरीली नेगेटिव इनकम निकल के आएगी। और जो नेगेटिव इनकम निकल के आती है वो भी एक पॉजिटिव बात है। क्यों? क्योंकि वो आपकी अल्टीमेटली पॉजिटिव इनकम को कम कर देती है। हम उसको पॉजिटिव इनकम से सेट ऑफ कर देते हैं तो हमारी इनकम कम हो जाती है। तो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क से करने के लिए दिया था, वो अभी करवाऊंगा क्योंकि वाली मैंने अभी पीडीएफ ओपन नहीं करी है। पहले मैं आपको टीच करता हूं और टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी। तो मैंने आपसे कहा कि जितने भी इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर में दे नहीं रखा होगा, क्योंकि अभी तो पहली दूसरी क्लास थी तो मैंने इतने भी एग्जाम्पल्स लिए उसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट को दे दिया 20,000, 30,000, 40,000। बट जनरली क्या होगा, यू विल हैव टू कंप्यूट इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या क्या दे रखा होगा, एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल दे रखा होगा, कितनी कैपिटल को बोरो किया गया। सपोज करते हैं उसने 10 लाख रुपए कैपिटल को बोरो किया था। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, कितने इंटरेस्ट से उसने बोरो किया। सपोज करते हैं 10% पर एनम के रेट से उसने बोरो किया। उसके बाद दे रखा होगा किस डेट पे उसने पैसा उधार लिया, तो डेट ऑफ बोरिंग दे रखी होगी। और फिर एक दे रखी होगी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। और अगर खरीदा होगा तो डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखी होगी, किस डेट पे खरीदा। जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है तो कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन का ही आता है, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन डेट लिख देता हूं। ये खरीदा होगा तो डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखी होगी। और सपोज करते हैं कंप्लीट हो गया था 1 अक्टूबर 2021 में। 1 अक्टूबर 2021 में बनकर तैयार हो गया था 2021। और बोरो कब किया गया था, सपोज करते हैं 1 अप्रैल 2018 में बोरो किया गया था। तो ये 5 इंफॉर्मेशन हमेशा दे रखी होंगी ऑलवेज। जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो आपको ये 5 इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी कि हाउ टू कंप्यूट द इंटरेस्ट विच इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 24B। कितना पैसा उसने उधार लिया, किस रेट से उधार लिया, किस डेट पे उधार लिया, और साथ में ये दे रखा होगा किस डेट पे उसका कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार हो गया। इंटरेस्ट जब हमें बचपन में सिखाया गया था, पता नहीं 7th क्लास में 8th क्लास में, तो यही इंफॉर्मेशन बताई गई थी। इतना पैसा उधार लिया गया, इस रेट से लिया गया, इतने टाइम के लिए लिया गया, तो बताओ कितना इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, कंपाउंड भी होता है। मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा था। कंपाउंड को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं मेरे ख्याल से। सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, किसी को पता? सिंपल को सिंपल हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण कहते हैं, साधारण। हाँ, लेकिन जो चक्र वो था कंपाउंड, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते थे, इतना मुझे याद है। तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो यहां पे मैंने लिखा डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ बोरिंग। सबसे पहले मैंने लिखा डेट ऑफ बोरिंग, फिर यहां पे मैंने लिखा डेट ऑफ कंप्लीशन। पैसा बोरो लिया गया था 1 अप्रैल 2018 के लिए और कंप्लीशन हो गया था 1 अक्टूबर 2021 के लिए। 10 लाख रुपए बोरो किए गए थे, 10% के रेट से बोरो किए गए थे। अब मेरा फेवरेट और पहला क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़ाने से ये होता है, बच्चों से मैं ये पूछता हूं कि बेटा ये बताओ किस डेट पे आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। बच्चे कहते हैं सर हमारा कंस्ट्रक्शन 21-22 में पूरा हुआ। ईयर की अगर हम बात करें तो मैं कहता हूं इस घर को आप जिंदगी में पहली बार कब लेट आउट कर सकते हो। तो बच्चे कहते हैं सर 21-22 में लेट आउट कर सकते हैं। मैं कहता हूं उससे पहले क्यों नहीं लेट आउट कर सकते हैं? तो उससे पहले तो घर बनकर तैयार ही नहीं हुआ था। सर आप किसी घर को किराए पे दोगे तो घर बनकर तैयार तो हो जाना चाहिए ना सर।
सर जब घर ही बन के तैयार नहीं हुए तो घर को आप किराए पे कैसे दे सकते हो? इसलिए जब तक आपका घर बन के तैयार नहीं हो जाएगा तब तक आप किराए पे नहीं दे सकते हो। तो पहली बार जो आप लेट आउट करोगे इस घर के लिए वो सर आप 21-22 में लेट आउट करोगे, 21-22 में लेट आउट कर सकते हो। मैंने कहा जवाब तो ठीक दे रहे हो, उससे पहले तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उससे पहले आप कैसे लेट आउट करते? तो मैंने कहा इसका मतलब पहली बार इस साल में इनकम को निकालेंगे। हाँ बिल्कुल इस साल में इनकम को निकालेंगे। तो इस साल में जो इनकम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो उसको हम 6 महीने की इनकम निकालेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को बनकर तैयार हुआ। तो ये बात मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। इसमें 6 महीने की इनकम निकाली जाएगी। इसमें ईआर को भी 6/12 कर दिया जाता है। ईआर को भी 6/12 कर दिया जाएगा। एआर भी 6 महीने का लेंगे। जो म्यूनिसिपल टैक्सेस का बिल आएगा वो भी सरकार 6 महीने। जब घर ही नहीं थे तो पूरे साल का बिल क्यों भेजोगे आप? तो ईआर 6 महीने का लेंगे क्योंकि उससे पहले यूआर भी नहीं था, लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी नहीं था। लॉस ड्यू टू वैकेंसी होने के लिए घर का होना तो जरूरी है। किराएदार मुझे रेंट पे नहीं करे उसके लिए रेंट पे देना तो जरूरी है। लेकिन यहां तो जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। केवल 6 महीने का ही प्रीवियस ईयर माना जाएगा, प्रीवियस ईयर ही पूरे साल का नहीं माना जाएगा। आप ये मानो प्रीवियस ईयर शुरू होता है वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है। एक बड़ा प्यारा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, बेसिक कंसेप्ट का है। हम इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, अप्रैल से मार्च की। तो एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे उसके दूसरे फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे करते हैं। जैसे 21-22 की इनकम पे हम टैक्स 22-23 में पे करेंगे, 22-23 की इनकम पे 23-24 में टैक्स पे करेंगे, 23-24 की इनकम पे 24-25 में टैक्स पे करेंगे। तो जिस ईयर में इनकम को अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहा जाता है और जिस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। या इस तरीके से बोलो, जिस ईयर में इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। इनकम उससे पहले वाले ईयर में अर्न की गई होगी तो उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर कहा जाता है। प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें मालूम है क्या लिखा है? अगर कोई सोर्स पहली बार एग्जिस्टेंस में आ रहा है, पहली बार लाइफ में, तो फिर प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होता है। फिर प्रीवियस ईयर उस डेट से स्टार्ट होता है जिस डेट पे वो सोर्स एग्जिस्टेंस में आया हुआ था। अगर आपकी पहली बार नौकरी लगती है और 1 मई से आपकी नौकरी लगती है लाइफ में पहली बार, तो आप पूछो सर आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो मैं आपका प्रीवियस ईयर 22-23 नहीं लिखूंगा, तो मैं आपका प्रीवियस ईयर लिखूंगा 1 मई 22 से लेके 31 मार्च 23। ये बात मैं सबसे एंड में जाके आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे आज और पहली बार में इस चैप्टर में इस चीज का रेफरेंस ले रहा हूं। मैं कई बार बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या एक आदमी के एक साथ 2 प्रीवियस ईयर पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। और मेरा बिजनेस पहले से चल रहा था, बिजनेस पुराना था, तो बिजनेस के लिए तो प्रीवियस ईयर 22-23 ही होगा, लेकिन सैलरी के लिए जो मेरा प्रीवियस ईयर होगा वो 1 मई से लेकर 31 मार्च होगा। सर क्यों? जब सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्टेंस ही नहीं कर रहा था तो वो प्रीवियस ईयर में आ कैसे सकता है? प्रीवियस ईयर का मतलब जितने टाइम के लिए आपने इनकम को अर्न किया। आप कर पाए नहीं कर पाए वो अनदर थिंग है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम तो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए था। घर आपका एग्जिस्टेंस में था, आप इनकम को कमा पाए नहीं कमा पाए, दिस इज अनदर मैटर, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम तो आपका एग्जिस्टेंस में होना चाहिए था ना। तो 1 अक्टूबर को घर पूरा हुआ तो हम पूरे साल की इनकम नहीं निकाल सकते हैं, हम ये मानेंगे 6 महीने के लेट आउट था। ऐसा क्वेश्चन कभी सीएमए इंटर में आया नहीं, सीएस वगैरह में आया नहीं, और सीआईपीसीसी में भी नहीं आता है, लेकिन आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर। और इसलिए आना चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर क्योंकि ये बड़ा खतरनाक चीज है, ये वाली बच्चों को पता होनी चाहिए ये वाली बात। तो हम 6 महीने की इनकम निकालेंगे तो 6 महीने का जीए भी निकल के आ जाएगा, एआर भी 6 महीने का होगा, ईआर भी 6 महीने का होगा। जो भी सरकार ने म्यूनिसिपल टैक्स 6 महीने का बिल भेजा होगा वो माइनस कर देंगे, 30% माइनस कर देंगे और उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब बच्चे कहते हैं सर इंटरेस्ट जो माइनस करेंगे वो माइनस करेंगे 6 महीने का 1 लाख का 10%, सर निकल के 1 लाख आएगा, हम 50,000 माइनस करेंगे। मैंने कि बस यही गलती आपने कर दी, इंटरेस्ट पूरा माइनस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे करते हो वो भले ही इनकम को अर्न करने से पहले किए गए हो या इनकम को अर्न करने के बाद किए गए हो, वो हमेशा माइनस किए जाते हैं। और अकाउंटेंसी में इनको कहा जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो इनकम को अर्न करने से पहले किए जाते हैं। आप इनकम भले ही 6 महीने की अर्न कर रहे हो, लेकिन इस इनकम को अर्न करने के लिए आपने इंटरेस्ट तो पूरे साल का बैंक को पे किया था ना।
तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे वो हम 6 महीने का माइनस नहीं करेंगे, इंटरेस्ट हम पूरा माइनस करेंगे 1 साल का, क्योंकि हमने इनकम को कमाने के लिए इंटरेस्ट तो पूरा पे किया था। तो गुरु मंत्र दे रहा हूं, और ये अकाउंटेंसी का भी गुरु मंत्र था, मैं कोई नया गुरु मंत्र नहीं दे रहा हूं। हम इनकम को अर्न करने के जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे इनकम में से माइनस करते हैं। तो 21-22 में आपने भले ही 6 महीने की इनकम को अर्न किया, लेकिन 6 महीने की इनकम को अर्न करने के लिए आपने जो खर्चा किया वो तो पूरे साल का किया ना। तो हम जो एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे वो पूरे साल के माइनस करेंगे। इस तरीके से सोचो कि मैं 1 अप्रैल 2023 को ये डिसाइड करता हूं कि अपना कोचिंग लक्ष्मी नगर में खोलूंगा सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस के नाम से। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, मैंने कहा एक अच्छी सी बिल्डिंग दिलवाओ रेंट पे। उसने कमीशन लिया 10,000 रुपये और मुझे दिलवा दिया। रेंट 20,000 रुपये था, तो रेंट मैंने 20,000 रुपये पर मंथ देना शुरू कर दिया। अभी कोचिंग नहीं खुली है मेरी, फिर मैंने कहा ऐड करवाना शुरू कर दिया, मैंने विज्ञापन वगैरह देना शुरू कर दिए, मैंने सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस कमिंग शॉर्टली। फिर जो भी और मैंने मार्कर वगैरह खरीदे, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मार्कर्स वगैरह मैंने खरीदे, टीचर्स वगैरह पढ़ाएंगे। लाइट का बिल आना शुरू हो गया, वो लाइट का बिल मैंने पे करना शुरू कर दिया। और 1 अक्टूबर को मैंने ओपनिंग कर दी, सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस ओपनिंग, और बच्चे फिर आने लगे। और कोचिंग खुलने की देर थी, आपको पता ही है, बच्चों की लाइन लग गई लगा, बस संभाले नहीं संभल लेते बच्चे, बैठने की जगह नहीं बची, बच्चों की जमीन पे तक बच्चे बैठे होते। तो मैंने जो कमीशन पे किया, और खुलने से पहले 6 महीने का मैंने रेंट भी पे किया होगा 1,20,000 रुपये का। मैंने ऐड के लिए भी 50,000 रुपये खर्च कर दिए, मार्कर्स भी मैंने 20,000 रुपये के खरीद लिए, 6 महीने का लाइट का बिल भी 35,000 रुपये मैंने पे कर दिया। अब जब मैं ईयर के एंड में अपनी इनकम को कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे सारे बच्चों की फीस डालूंगा, तो एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा, वो केवल 1 अक्टूबर के माइनस करूंगा, ये वाले भी माइनस करूंगा। सर ये भी माइनस करोगे सर आप? ये भी तो इनकम को अर्न करने के लिए किए गए हैं ना सर। तो अकाउंटेंसी में जो पढ़ाया गया था, अकाउंटेंसी इनकम टैक्स में कोई डिफरेंस थोड़ी नहीं है, 100% सेम है। वहां पे भी हम इनकम में से खर्चे माइनस करते थे, यहाँ पे भी इनकम में से खर्चे माइनस कर रहे हैं। वहां पे हम नेट प्रॉफिट बोलते थे, यहाँ पे हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, कर हम वही काम रहे हैं। पीजीबीपी में भी यही करेंगे, खर्चे में से इनकम माइनस करेंगे। कैपिटल गेन में भी ये करेंगे, इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में भी यही कर रहे हैं, इनकम जीएबी हो गई। चलो क्या हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं, बनाओ। यहां डाल दो जीएबी, यहां पहले माइनस कर दो म्यूनिसिपल टैक्सेस, फिर माइनस कर दो 24A 30%, और फिर माइनस कर दो इंटरेस्ट। तो क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के नहीं आएगी? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने हॉरिजॉन्टल ना बना के हम कैसा बना देते हैं, वर्टिकल बना देते हैं। कर तो हम बिजनेस, हम नेट प्रॉफिट ही तो निकालना है किसी भी इनकम का। अकाउंटिंग आनी जरूरी, इनकम टैक्स करने के लिए अकाउंटेंसी आना जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है। तो ये अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लो, जिस ईयर में घर पूरा होगा उसमें भले ही आप 1 दिन के लिए इनकम को अर्न करो, या 1 महीने के लिए इनकम को अर्न करो, या 6 महीने की, उस पूरे साल का इंटरेस्ट पूरा का पूरा माइनस करेंगे, क्योंकि इनकम को अर्न करने के लिए पूरा का पूरा खर्चा किया गया था। फिर बात करते हैं 22-23 की। इस इनकम को अर्न करेंगे, अब तो 1 साल की इनकम को अर्न करने के चांसेस, तो पूरे साल का खर्चा माइनस करेंगे। फिर 23-24, अब 23-24 जरूरत ही नहीं है, हमारा प्रीवियस ईयर तो 22-23 है, लेकिन चलो मैं बता देता हूं। तो इसमें 1 लाख रुपए सर हम इस ईयर में माइनस कर लेंगे। 24-25 सर उसमें भी 1 लाख रुपए। 25-26 सर उसमें भी 1 लाख रुपए। 26-27 सर उसमें भी 1 लाख रुपए। कब तक माइनस करोगे यार 1 लाख रुपए, ये तो बता दो। सर जब तक लोन का पैसा वापस नहीं हो जाएगा तब तक हर महीने वापस करते रहेंगे। 26-27 में भी 1 लाख रुपए। तो आगे ये सीरीज चलती रहेगी। हाँ, कब तक? टिल रीपेमेंट। जब तक वो वापस नहीं कर देगा तब तक जो भी इंटरेस्ट वो पे करेगा उसकी इनकम में से माइनस किया जाएगा। तो 22-23 की हमें इनकम निकालनी है, और 22-23 की इनकम में से कितना इंटरेस्ट माइनस करेंगे? 1 लाख रुपए। तो बच्चे हंसते हैं, सर पहले ही बोल देते 1 लाख रुपए का 10%, इतनी देर से आप समझा क्या रहे हो? जो समझा रहा हूं अब वो सामने आएगा। मैं बच्चों से कहता हूं कि अगर इनकम को अर्न करने से पहले खर्चे किए गए वो भी तो इनकम में से माइनस होंगे, तो फिर खर्चे यहां से लेके यहां तक के माइनस होने चाहिए, ये भी तो माइनस होने चाहिए। हमने खर्चा तो 18 से करना शुरू कर दिया था ना,
अगर मैं इस साल कोचिंग खोलने के बारे में सोचूं और कोचिंग 2 साल के बाद खोल पाऊं, तो जो 2 साल का खर्चा होगा वो क्या इनकम में से माइनस नहीं करोगे? तो हम डेफिनेटली माइनस करेंगे। तो सरकार ये कहती है कि भैया सरकार क्या कहती है, मैं सरकार से बोलूंगा सर ये भी तो मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इनके लिए भी तो माइनस करो ना। सरकार कहती है बंसल जी बात तो ठीक कह रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो बैंक से लोन नहीं मिलेगा, बैंक से लोन नहीं मिलेगा तो मकान नहीं आएगा, मकान नहीं आएगा तो लेट आउट नहीं करोगे, तो ये खर्चा डेफिनेटली इनकम को अर्न करने के लिए ही है। इसको नाम दिया गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, शॉर्ट में हम लोग इसको पीसीपी बोल देते हैं। इसका इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे, लेकिन शुरू किस डेट पे होगा? ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2018 को, और ये खत्म किस डेट पे होगा? मैं ये जानना चाहता हूं व्हाट विल बी द लास्ट डेट, ये खत्म किस डेट पे होगा? धीरज, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बेटा आखिरी डेट क्या होगी? शुरू की डेट तो मैंने बता दी जिस डेट पे बोरो किया गया। 1 अक्टूबर 2021। यस, 1 अक्टूबर 2021, क्योंकि इसके बाद तो कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का पीरियड। तो अगर 1 अक्टूबर को पूरा हो गया तो बच्चे कहते हैं 1 अक्टूबर, और थोड़ा बच्चा दिमाग लगाएगा तो एक दिन पहले बोलेगा, इससे वो बोलेगा 30 सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो हम कंप्लीट मान रहे हैं ना, तो 30 सितंबर तक जाना चाहिए। बच्चों के हिसाब से ये डेट होती है, बच्चे कहते हैं कंस्ट्रक्शन से पूरे होने वाली, लेकिन मैं कहता हूं नहीं बेटा ये भी गलत है। लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2021। बच्चे कहते हैं सर क्यों? मैं कहता हूं 21-22 का तो पूरा इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी माइनस कर लिया ना। जब आपने 21-22 का पूरा इंटरेस्ट माइनस कर लिया तो इसका मतलब 21-22 कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 21 से शुरू हुआ था। तो 1 अप्रैल 21 से लेके बाद का इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो 1 अप्रैल 21 से पहले तक का इंटरेस्ट माइनस करोगे, इसलिए डेट क्या निकल के आएगी? 31 मार्च 21 निकल के आएगी। बस यही गुरु मंत्र है। जिस ईयर में घर पूरा हुआ उसमें डेट ऑफ कंप्लीशन नहीं देखनी है, हम पूरे साल का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। और क्योंकि जिस ईयर में घर कंप्लीट हुआ उसमें पूरे साल का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इसलिए उस साल से पहले वाले पीरियड का हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन। हमने 21-22 का पूरा इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो 21-22 शुरू होने से पहले, तो ये डेट हमेशा 31 मार्च ही निकल के आएगी। ईयर चेंज हो सकता है लेकिन निकल के 31 मार्च ही आएगी। या इस तरीके से समझो तो आपको शायद ज्यादा समझ में आए। सर एक तो 18-19 का इंटरेस्ट अभी माइनस होना है, सर एक 19-20 का माइनस होना है, फिर एक 2021 का माइनस होना है। और 2021 का अगर आप, जो धीरज ने कहा, अगर आप अप्रैल से अक्टूबर का टाइम भी ले लोगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट 2 बार माइनस हो जाएगा। 6 महीने का पोस्ट में भी माइनस हो चुका है और 6 महीने का प्री में भी ले लोगे तो 2 बार माइनस हो जाएगा। जब 21-22 का इंटरेस्ट माइनस हो चुका है तो 21-22 से पहले वाला ईयर कौन सा आएगा? 20-21 तक का इंटरेस्ट माइनस करेंगे। फिर ध्यान से सुनो, डेट ऑफ कंप्लीशन मत देखना, ईयर ऑफ कंप्लीशन देखना। डेट से मतलब ही नहीं है, जिस ईयर में भी कंप्लीट होता है उस ईयर का पूरा इंटरेस्ट उसी ईयर में माइनस कर देते हैं, इसलिए उससे इमीडिएटली पहले वाला जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये निकल के आ गया 3 साल। मैं भागा गया निर्मला सीतारमन के पास, मैंने कहा मैडम 3 साल का इंटरेस्ट अभी तक माइनस नहीं हुआ है। बोले हाँ बताओ बंसल जी कितना है? मैंने कहा 1 लाख रुपए इंटू 3। मैंने कहा मैडम 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए इंटरेस्ट है। तो मैंने उनसे कहा कि मैडम बताओ माइनस कर लूं मैं 21-22 की इनकम में से 3 लाख रुपए, और क्योंकि अब तो इनकम को ऑन करना मैंने शुरू कर दिया है। तो वो हंसने लगी। मैंने कि मैडम हंस क्यों रहे हो? बोले यार इंटरेस्ट इतने सालों का, 3-4 साल का, 1 साल की इनकम में से माइनस क्यों करना चाहते हो? गरम गरम खाओगे मुंह जल जाएगा। उस दिन भी मैंने कहा ठंडा ठंडा खाओ स्वाद आएगा। तो सरकार ने रूल बनाया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का बेनिफिट हमेशा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, और वो निकल के आ गई 60,000। तो हमेशा इक्वल, ये 5 से ही डिवाइड करेंगे तो हम 1 लाख तो माइनस करेंगे ही करेंगे, और 60,000 रुपए और ऐड कर देंगे, 60,000 रुपए और ऐड कर देंगे, 60,000 रुपए और ऐड कर देंगे,
60,000 रुपये और ऐड कर देंगे, 60,000 रुपये और ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 60,000 रुपये ऐड नहीं होंगे। अब आगे वाले ईयर्स में ऐड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि केवल 5 साल तक बेनिफिट मिल पाएगा। ये आपका पहला साल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा। 3 लाख माइनस करने हैं और 5 इंस्टॉलमेंट्स में करने हैं, तो 5 बार में ही माइनस हो पाएगा। तो हमारे ईयर में जो इंटरेस्ट माइनस होगा 1,60,000 और 1,60,000 रुपये। हालांकि आगे वाले पीछे वाले सब में 160 माइनस होगा, लेकिन क्योंकि हमें 22-23 से मतलब है, तो 22-23 में जो इंटरेस्ट माइनस करेंगे वो 1,60,000 रुपये इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा। मैंने कहा था आज की क्लास मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है आपके लिए। तो जब भी मैं आप क्वेश्चन दूंगा तो पहले तो आप अपना 22-23 का इंटरेस्ट निकाल लेना, फिर निकालना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने के लिए पहले ये देखना ईयर ऑफ कंप्लीशन कौन सा है, और मन में सोचना ईयर ऑफ कंप्लीशन का तो पूरा माइनस हो चुका होगा, उसने कुछ ना कुछ तो इनकम को उसमें अर्न किया होगा, 10-15 दिन की, 2 महीने की, 4 महीने की, वो तो उसने पहला पूरा ही माइनस कर लिया होगा। सर इससे पहले वाला बैठेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। फिर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड निकालना, उसको 5 से डिवाइड करना और करंट ईयर के इंटरेस्ट में उसको ऐड कर देना, और वो टोटल इंटरेस्ट आपकी इनकम में से माइनस किया जाएगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां डिजाइन करता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा मिस्टर एक्स बोरोड ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर कंस्ट्रक्शन। Date of completion is 5th November 2019। 20 कर देता हूं इसको तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा 20। लोन इज नॉट रीपेड सो फार, अभी तक लोन को वापस नहीं किया गया है। कंप्यूट इंटरेस्ट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 24B फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखो बेटा जल्दी से आप लोग। सर इंटरेस्ट कितना है? 10% ही लेंगे ना? अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, दैट इज माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलो आप 10% बोल रहे तो 10% दे देता हूं बेटा, बाकी लोगों ने पूछा ही नहीं, कमाल वाली बात है। मैं शुरू करता हूं, बहुत सारे आंसर्स आ गए 2 तरीके से, एक तो वो जो जिस तरीके से करके दिखाया, और एक वो जिस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। डीओबी, डीओसी, पहले डीओबी को लिख लिया मैंने 1 अप्रैल 2016, डीओसी 5 नवंबर 2020। पहले ये देखो ये किस ईयर की डेट है, सर 20-21 की डेट है, तो 20-21 में इंटरेस्ट पूरा साल का माइनस कर दो 50,000। सर लेकिन इनकम तो 5 नवंबर से अर्न की गई होगी, बट इनकम टैक्स कहता है नहीं, जिस ईयर में कंप्लीट होगा उस ईयर में हम डेज के बेसिस पे नहीं देखेंगे, मंथ के बेसिस पे नहीं देखेंगे, हम उसमें पूरा माइनस कर देंगे। फिर 21-22 का देखो 50,000, फिर 22-23 का देखो 50,000, लेकिन आगे का मत देखो, वो तो मैंने लॉजिक के लिए समझाया था, लेकिन आगे का मत देखो क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर तो 22-23 है। अब 20-21 से पहले वाला पीसीपी हो जाएगा, तो यहाँ 16-17 लिख लो, 17-18 लिख लो, 18-19 लिख लो, 19-20 लिख लो, और ये हो गए आपके 4 ईयर्स। तो क्या करो 50,000 इंटू 4 2 लाख, और 5 साल तक इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तो निकल के 40,000 आ गया, तो 40,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, और आगे के 2 साल तक और मिलेगा, लेकिन हमारे लिए मतलब है 22 और 23 से, और 22 और 23 का कितना निकल के आएगा, वो निकल के आ जाएगा 90,000, तो 90,000 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट मत करना, एग्जाम में प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाना,
और किस तरीके से करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर 22-23 और यहां लिखना 5 लाख और 5 लाख का 10% और यहां लिख देना 50,000। फिर यहां लिखना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और शुरू करना 16-17, 17-18, 18-19 और दिमाग में बस ये याद रखना किस ईयर में कंप्लीट हुआ था उससे पहले वाला। फिर लिखना 19-20, तभी तुम्हारा दिमाग बोलेगा 20-21 का तो माइनस हो चुका होगा, तो फिर लिखना 4 ईयर्स। तो यहाँ लिखना 50,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 और यहाँ लिख देना 40,000। फिर नीचे लिख देना इंटरेस्ट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 24P और कितना आ जाएगा 90। एग्जाम में इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आज सैलरी के एमसीक्यू भी हमने डिस्कस नहीं करे, आपने भी याद नहीं दिलाए। आप भी तो बच जाते हो, आप लोग भी तो। 6th क्वेश्चन करके दिखाइए बेटा। 6th और लोग अपना आंसर पोस्ट करो, मैं शुरू करता हूं। पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर 22-23 और 1,50,000 का 10% 15,000। ईयर किस ईयर में पूरा हुआ? सर पूरा हुआ 22-23 के अंदर। इससे पहले वाला पीसीपी होगा तो सर 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, ये 22-23 में तो पूरा हो गया था। सर ये 4 ईयर्स निकल के आ गए, तो 15,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो ये सर आ जाएगा 12,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इतना आ जाएगा 27,000। क्या बात है, सब लोगों ने ठीक दिया, प्रीति ने, आयुषी ने, यशस्वी ने, वेरी गुड वेरी गुड। बस एक क्वेश्चन और करके दिखा दो 7th बेटा, बस एक और कर दो 7th क्वेश्चन। सबसे पहले 22-23 2,50,000 का 10% 25,000। किस ईयर में पूरा हुआ पहले वो ईयर लिख लो, 20 और 21। उससे पहले वाला चाहिए हमें 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, क्योंकि 20-21 में तो पूरा हो गया। तो 25,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये निकल के आ गया 20,000। कितना हो गया 45,000। सो सिंपल, नॉट ए बिग डील। सब बच्चों ने सही आंसर दिया। आई एम गुड टीचर। देखो ध्यान से बेटा, मिस्टर एक्स let out his house AR 30,000 per month, 3,20,000, 3,10,000, 2,90,000, loss due to vacancy 2 months. Municipal taxes 10%, 60% paid. He borrowed rupees 4 lakh at the rate of 9% per annum on 1st April 2015 for construction. Date of completion is 27th Jan 2021. Loan is not repaid. जल्दी से करके दिखाइए, बहुत जल्दी बेटा। फिर एक बहुत बेहतरीन टॉपिक टीच करूंगा जिसको कहा जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। और लोग आंसर दो, मैं भी साइड में शुरू करता हूं क्योंकि मुझे टीच भी करना है।
पहले AR निकाल लिया बेटा और वो आ गया। पहले ER निकालना चाहिए बेसिकली, पहले ER निकालते हैं और वो आ गया 2,90,000। फिर AR निकालते हैं 30,000 इंटू 12, 3,60,000। फिर AR निकालते हैं ओइंग टू वैकेंसी, 2 महीने तो 3,60,000 में से 60,000 माइनस कर देते हैं 3 लाख, क्योंकि उसका ऑलरेडी ER से कम नहीं था, ER से ज्यादा था, उसको वैकेंसी का बेनिफिट दिया जाएगा और GAV निकल के आ जाएगी 3 लाख माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस 10%, म्यूनिसिपल वैल्यू 32 तो 3,20,000 का 32,000 और जो 32,000 रुपये निकल के आएगा इसका 60% माइनस कर दिया जाएगा। तो 19,200 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा NAV। तो यहां पे मैंने लिखा 3 लाख और इसमें से माइनस कर दिया 19,200 और ये निकल के आ गया 2,80,800। यहां से माइनस करेंगे 24A, तो 24A माइनस करेंगे तो माइनस 30% हो जाएगा। तो माइनस क्यों करें, इंटू 30% निकालते हैं, इंटू 30% और ये आ गया 84,240 और यहां से अब माइनस करेंगे 24B। 24B माइनस करेंगे तो यहां पे पहले निकालेंगे प्रीवियस ईयर 22-23, इसका कितना निकल के आएगा 4 लाख का 9% 36,000। फिर लिखेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किस ईयर में पूरा हुआ था, 20-21 में पूरा हुआ था। जो ये डेट है 27 जैन 21, ये 21-22 की डेट नहीं है, ये डेट 20-21 की डेट है, ये ध्यान रखना 20-21 में पूरा हुआ था। तो 15-16 लिखेंगे, 16-17 लिखेंगे, 17-18 लिखेंगे, 18-19 लिखेंगे, 19-20 लिखेंगे और 20-21 में पूरा हो गया था। ये हो गया 5 ईयर्स। तो 36,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 36,000 और इंटरेस्ट निकल के आएगा 72,000। यहां से माइनस करेंगे 72,000 तो कितना निकल के आएगा 2,80,800 माइनस कर देंगे 84,240 माइनस कर देंगे 72,000, 1,24,560 इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, कोई भी हाउस है उसके केवल और केवल 2 पॉसिबल हैं, या तो वो होगा लेट आउट या फिर वो होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट को हम लिख देते हैं L-O करके, ये एक्सेप्टेड है, और SO लिख देते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर लेट आउट होगा तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी और सेल्फ ऑक्यूपाइड है फिर 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। अगर लेट आउट है तो लेट आउट या तो रेजिडेंशियल पर्पज से होगा या कॉमर्शियल पर्पज से लेट आउट होगा, और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो या तो रेजिडेंशियल पर्पज से होगा या फिर कॉमर्शियल पर्पज से होगा। अगर लेट आउट है तो इस बात का मतलब ही खत्म हो जाता है कि लेट आउट रेजिडेंशियल पर्पज से है या कॉमर्शियल पर्पज से है, क्योंकि आपको GAV निकालने के लिए AR की रिक्वायरमेंट होगी और जिसको आपने किराए पे दे रखा है वो आपके घर में रहता है या आपके घर में अपना बिजनेस चलाता है, डज नॉट मैटर। मैंने अपना घर सागर साहब को किराए पे दिया, उस घर में वो रहते हैं तब भी मुझे रेंट पे करेंगे। उस घर में वो अपना बिजनेस प्रोफेशन अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो अभी मुझे AR पे करेंगे। और GAV निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, ER AR विच एवर इज हायर, तो डज नॉट मैटर। दोनों केस में लेट आउट माना जाएगा, इसलिए लेट आउट में कभी हम ये चेक नहीं करते हैं, इट इज लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज और कॉमर्शियल, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पर्पज। हमेशा इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका सेम होगा, GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, NAV माइनस 30% माइनस इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर घर लेट आउट की जगह सेल्फ ऑक्यूपाइड है और अगर वो कॉमर्शियली यूज हो रहा है, खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अपने पास रखा हुआ है, तो भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो आप खुद रहोगे या किराए पे दोगे, वो खुद रहोगे या खुद का बिजनेस चलाओगे। पूरे संसार में कोई भी घर केवल 4 तरीके से यूज में आ सकता है,
लेट आउट या किराए पे। और लेट आउट के दो पर्पज, जो किराएदार है वो रह रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, और अपने पास रखा हुआ है तब भी दो काम कर सकते हो, अपने घर में खुद रहोगे या अपने घर में अपना बिजनेस या प्रोफेशन चलाओगे। अब मेरे पास एक घर है, मैं रहता हूं अपने फैमिली मेंबर्स के संग, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंस, लेकिन अपने ही घर में मैंने अपनी कोचिंग खोल दी, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर कॉमर्शियल पर्पज। एक डॉक्टर है, उसके पास घर है, ही इज स्टेइंग विद हिज फैमिली मेंबर्स, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। तो अपने ही घर में उसने अपना ही क्लिनिक खोल लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर कॉमर्शियल पर्पज। जब आप अपना बिजनेस खोलते हो, प्रोफेशन करते हो, तो जो भी आपको इनकम मिलती है दैट इज नॉट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है रेंटल इनकम। जब आप अपने घर में अपना बिजनेस चला रहे हो, मैंने कोचिंग खोल दी, तो कोचिंग से बच्चे जो फीस पे करते हैं वो वहां बैठने का रेंट पे नहीं करते हैं। डॉक्टर्स अगर क्लिनिक खोलता है तो डॉक्टर्स को जो लोग फीस दे रहे हैं वो वहां बैठने का रेंट पे नहीं कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, इसलिए इनकम मिल रही है। तो मैंने यहां पे लिखा इनकम फ्रॉम दिस हाउस इज चार्जेबल अंडर द हेड पीजीपीपी। तो जो इनकम होगी वो किस हेड में टैक्सेबल होगी, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी की नहीं मानी जाएगी। आप अपना कोर्स पूरा करने के बाद प्रैक्टिस करते हो और अपने ही घर में अपना ऑफिस खोल लेते हो, तो जो क्लाइंट्स वगैरह से फीस मिलेगी क्या उसको रेंटल इनकम बोलोगे? नहीं सर, वो वहां बैठते हैं, वो हमें अपनी क्वेरीज बताते हैं, हम उनको सर्विसेज देंगे, वो हमारी बिजनेस की इनकम होगी। तो जो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है बेटा बच्चे लोगों, वो 22 से शुरू होता है और वो जाके खत्म होता है 25, 26, 27 पे, और 22 आपका चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि कौन सी इनकम किस हेड के अंदर जाएगी, कौन सी इनकम सैलरी में जाएगी, कौन सी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, कौन सी पीजीपीपी में जाएगी, कौन सी कैपिटल गेन में जाएगी, डिसाइड कैसे करें। तो सैलरी में मैंने आपको बताया था, वो एंड में क्वेश्चन करवाया था, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है तो इनकम सैलरी हेड में नहीं जा सकती है। आप अपना कोर्स करने के बाद किसी कंपनी में जॉब करते हो या अपनी प्रैक्टिस करते हो, किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा तो सैलरी में जाएगा, लेकिन अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बिजनेस की इनकम अंदर जाएगी। अगर कोई टीचर किसी स्कूल के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर नौकरी कर रहा है तो उसकी इनकम सैलरी हेड में जाएगी, अपना इंस्टीट्यूशन उसने ओपन किया हुआ है तो पीजीपीपी में जाएगी। तो ये पता लगाना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रेंटल इनकम कब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। तो सेक्शन 22 का पहला सेक्शन ये होता है चार्जेबिलिटी। तो वो कहते हैं सबसे पहली बात तो बिल्डिंग होनी चाहिए, और अगर लैंड है तो अपर्टिनेंट देयर टू होना चाहिए। देयर टू का मतलब अटैच टू इट, अटैच टू इट, और इट का मतलब बिल्डिंग, क्योंकि पहले बिल्डिंग लिखा, या तो केवल बिल्डिंग हो, और लैंड है तो केवल लैंड नहीं हो, बिल्डिंग से अटैच होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा लैंड है और यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, अब पूरे को किराए पे देते हो तो बिल्डिंग का रेंट माना जाएगा। अगर बिल्डिंग नहीं बनी होती, केवल लैंड होता, उसका रेंट अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग होनी चाहिए, तो लिखा हुआ या तो बिल्डिंग हो, और लैंड भी है तो लैंड सेपरेट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बिल्डिंग बनी अटैच टू बिल्डिंग होना चाहिए। अब आपका 7th फ्लोर पे है, आपके पास लैंड तो नहीं है, केवल बिल्डिंग है, और अगर लैंड पे आपकी बिल्डिंग बनी हुई है तो जो पूरा लैंड खाली पड़ा है वो भी फिर बिल्डिंग का हिस्सा माना जाता है। हम ये क्वेश्चन बीकॉम में पूछते हैं बच्चों से, बीकॉम में क्वेश्चन आता है बीकॉम प्रोग्राम के अंदर कि इनकम फ्रॉम वैकेंट पीस ऑफ लैंड, खाली जमीन के टुकड़े से जो इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, अब वो अदर सोर्सेस के अंदर जाएगी। अगर आपको लैंड से इनकम को अर्न करना है तो वो अदर सोर्सेस की, और लैंड पर जरा सा भी कंस्ट्रक्शन करवा दो तो वो हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इसके अंदर। दूसरी बात लिखी हुई है असेसी इज द ओनर। अगर आप ओनर नहीं हो तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाती है।
मैंने अपना घर स्वाति के लिए लेट आउट किया तो मेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की, और स्वाति ने उसमें से आधा घर साक्षी के लिए लेट आउट कर दिया, तो फिर जो स्वाति की इनकम होगी दैट इज नॉट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज शी इज नॉट द ओनर। उसकी इनकम मानी जाएगी अदर सोर्सेज की इनकम, उसको सब लेटिंग कहते हैं। लेटिंग वाले हाउस को फर्दर लेट आउट कर देना। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ओनर होना जरूरी है। जो ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, भले ही रेंट है वो, लेकिन लेने वाला जब तक ओनर नहीं होगा तब तक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। और तीसरी बात लिखी हुई है कि नॉट नॉट, और क्या लिखा हुआ है, अदर देन such portion of such property he may occupy for business or profession carried on by other than, business profession के अलावा होना चाहिए। अदर देन सच प्रॉपर्टी ही में ऑक्यूपाई फॉर द पर्पज। अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो फिर तो पीजीबीपी की इनकम बनेगी ना। अभी अभी मैंने लिखा आखिरी, इसलिए तो पढ़ाना बैठ गया मैं ये वाला टॉपिक आपके लिए। अगर आप अपने ही घर में अपना बिजनेस चला रहे हो, ये उसके लिए नहीं कह रहे, बाई हिम लिखा हुआ है। किराएदार अगर बिजनेस कर रहा है तो क्या मतलब, आपने किराए पे दिया हुआ है, बाई हिम का मतलब असेसी। अपने मकान में अपना बिजनेस करोगे तो हम नहीं मानेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। तो आप अपने घर के अंदर अपना बिजनेस करते हो, अपना प्रोफेशन करते हो, आप कहते हैं रेंटल इनकम को कमा रहे हैं, लोग हंसेंगे, बोले रेंट पे कहां दिया हुआ, ये तो अपने बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, तो पीजीबीपी के अंदर जाएगी। तो आज के बाद जब भी मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ कौन सी इनकम सैलरी इनकम के अंदर जाएगी, तो मुझसे कहना तुरंत छूटते ही जहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन है। मैं पूछूं बेटा बताओ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कब डिसाइड करते हैं, तो कहना अंकल कह रहा हूं सर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए? पहली बात उसके अंदर लिखी हुई है, देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट टू इट। अपर्टेनेंट टू इट की स्पेलिंग याद नहीं हो पाए, लैंड अटैच टू इट लिख देना। फिर दूसरी कंडीशन लिखना, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। और तीसरी कंडीशन लिखना, इट इज नॉट यूज्ड बाय हिम फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन, उसने अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करी हो। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी। इसीलिए आखिरी वाले में मैंने लिखा सेल्फ ऑक्यूपाइड कॉमर्शियल है तो रेंट का सवाल ही खत्म हो गया। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंस है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जानी चाहिए। क्यों? एक तो बिल्डिंग भी है, असेसी ओनर भी है, अपने बिजनेस के लिए यूज भी नहीं हो रही है, तो कहां जानी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जानी चाहिए। तो फिर बच्चे कहते हैं सर इसको छोड़, इनकम ही नहीं हो रही है, लेकिन सरकार कहती है नहीं हम इसकी इनकम निकालेंगे। हमने कहा अपने मकान में मैं खुद रह रहा हूं, बोले सरकार बोली हमें भी पता है आपकी इनकम नहीं हो रही है, तब भी हम इनकम निकालेंगे। और सरकार ने सेक्शन जो बनाया ढंग से याद कर लेना, 23 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए, और दूसरा बनाया 23 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी। अभी तक हम 1 कर रहे थे, 1 लेट आउट, 23 1 लेट आउट का होता है और 23 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड का होता है। और सर 2 क्यों दे रखे हैं, ए और बी क्लॉज, थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो हमने कहा सर निकालो इनकम, तो सरकार ने कहा जीएबी निल। मैं हंसने लगा, हमने कहा हम तो पहले ही कह रहे हैं आप तमाशा कर रहे हो, मत निकालो। जब आदमी इनकम को अन ही नहीं कर रहा है तो फिर कैसे आप इनकम निकालोगे, जीरो ही निकल के आएगी। सरकार ने कहा म्युनिसिपल टैक्सेस निल। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, जब इनकम को अन नहीं कर रहे हो, अपने पर्सनल पर्पज से म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो, तो म्युनिसिपल टैक्स तो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया। जिस घर में मैं खुद रहता हूं उसका मैं म्युनिसिपल टैक्स पे करूं तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। इनकम में से तो इनकम के खर्चे माइनस करते हैं ना। तो सरकार ने कहा एनएवी निल। मैंने कहा देखो फिर कर लो तमाशा, खूब कर लो आप लोग। उन्होंने कहा 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन। चलो मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि पहली बार ये फॉर्मेट बना रहा हूं। सरकार से ने कहा 24A 30% ऑफ निल। मैंने कहा निल। फिर बोले इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अंडर सेक्शन 24B। मैंने कहा अब इंटरेस्ट भी पर्सनल हो गया, मैं घर में रहता हूं, मैं अपना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, जैसे खाना खाता हूं, जैसे कि अपने लिए कपड़े खरीदता हूं, मूवीज देखता हूं, नेट का बिल पे करता हूं। सरकार ने कहा नहीं हम ये माइनस करेंगे। मैं चौंक गया, मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो,
आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। बोले क्यों, नुकसान कैसे होगा? मैंने कि ये आपकी नेगेटिव इनकम बन जाएगी एसएससी की, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस। इस तरीके से लिखते हैं एस डैशो सेल्फ ऑक्यूपाइड आर रेजिडेंशियल। मैंने कहा सर देखो नेगेटिव इनकम बनेगी और हमेशा नेगेटिव इनकम बनेगी। और नेगेटिव इनकम बनने से क्या करेंगे, अगर उसकी दो हाउसेज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों को वो सेट ऑफ करेगा, उसकी इनकम कम हो जाएगी, वो टैक्स बचा लेगा सर। तो सर आप तो अपना नुकसान कर रहे हो। बोले हर चीज नुकसान फायदे के लिए नहीं होती है। एक बच्चे के लिए सपोज करते हैं उसके फादर बुक्स ला के देते हैं, अब बोलो बुक्स बच्चों को पढ़वा रहे हो अपने बच्चे के लिए, अब बुक्स ला के देनी पड़ेगी, नुकसान कर रहे हो। लेकिन पढ़ लिख के वो डॉक्टर इंजीनियर भी तो बनेगा, ये भी तो सोचो ना। तो अगर फादर या मदर अपने बच्चे के लिए बुक्स ला के दें, पेन पेंसिल ला के दें, और कोई तीसरा आदमी ये बोले यार बच्चे को पढ़ाने से खर्चा हो रहा है, तो आप हंसोगे। बोले बच्चे को पढ़ाने से खर्चा नहीं होता है, बच्चे का करियर बनता है, इसलिए बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो जब मैंने कहा सरकार अपना नुकसान कर रहे हो, आप अपनी इनकम टैक्स को कम कर रहे हो, सरकार ने कहा नहीं, हम एक आदमी को उसका घर खरीदने में मदद कर रहे हैं। हर आदमी घर नहीं खरीद पाता है, और घर को लोन लेता है तो लोन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम चाहते हैं हम उसकी थोड़ी सी मदद करें, थोड़ा सा टैक्स उसका कम कर दें, जिससे कि वो इंस्टॉलमेंट आराम से पे कर पाए। अब मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा बंसल जी मुझे मकान खरीदना है और मैंने 25 लाख रुपए का मकान देखा है। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि टैक्स में बड़े बड़े बेनिफिट्स, बड़े बड़े लोग छोटे छोटे बेनिफिट्स क्यों लेंगे, ये तो एवरेज आदमी के लिए बेनिफिट्स बनाए जाते हैं। अब 25 लाख रुपए का मकान तो डेफिनेटली मिल सकता है। मैंने कितना रेंट पे कर रहे हो? बोला सर अभी रेंट पे कर रहा हूँ करीब 10,000 रुपए के आसपास। और सर अब रेंट में पे करता हूँ तो सारा का सारा रेंट मेरा खर्च हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो घर वाले एडवाइज कर रहे हैं 25-30 लाख का भले ही छोटा सा मकान आएगा, 2 कमरों का अपना मकान तो हो जाएगा। तो मैंने कहा अपना कितना फंड पड़ा हुआ है, ओन फंड कितना पड़ा हुआ है? उसने कहा सर अपना फंड मेरे पास 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छी बात। बोले सर बैंक लोन मिल जाएगा? मैंने कहा बैंक लोन मिल जाएगा आपको 20 लाख रुपए का। तो बोला सर कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी? मैंने कि अगर 20 साल के लिए लोन लेते हो तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो बनेगी आपकी 20,000 रुपए पर मंथ की। आप मोटा मोटा ये हिसाब लगा लो, 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट 20 साल की 1,000 रुपए की बनती है, 7-8% के आसपास। तो 20 लाख की इंस्टॉलमेंट बनेगी 20,000 रुपए पर मंथ की। बोला सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसमें इसके अंदर प्रिंसिपल भी होगा इंटरेस्ट भी होगा, ये तो सर बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कि क्यों? अब तुम जो रेंट पे कर रहे हो वो तो नहीं पे करोगे ना? बोले हाँ सर अब रेंट तो मैं पे नहीं करूंगा। तो मैंने कि तुम्हारा 10,000 रुपए केवल इंस्टॉलमेंट बची है अब। बोले लेकिन सर ये भी बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने कहा नहीं चिंता मत करो, तुम जो भी इंटरेस्ट पे करोगे वो इंटरेस्ट आपकी नेगेटिव इनकम बना दी जाएगी। अब सपोज करते हैं उसने इस जो पहले साल का इंटरेस्ट पे किया 20,000 रुपए पे कर रहा है, उसमें सपोज करते हैं उसने इंटरेस्ट पे किया, सपोज करते हैं इंटरेस्ट इसके अंदर जो इंटरेस्ट था 20,000 रुपए पर मंथ पे कर रहा है, एक साल में 2,40,000 रुपए पे किया, सपोज करते हैं 1,80,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया और बाकी प्रिंसिपल मान लेते हैं। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, प्रिंसिपल बहुत कम होता है, और धीरे धीरे टाइम कम होता है तो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। तो 1,80,000 रुपए अगर उसने किया, और मैं ये मान लूं अगर वो 20% वाले स्लैब के अंदर भी है, मैं उसको बहुत अमीर नहीं मान रहा हूं, मैं बहुत अमीर मान के तो और भी कोशिश, चलो मैं उसको और अमीर मान लेता हूं, वो 30% वाले टैक्स के रेट में फॉल करता है। तो हम अब 1,80 नेगेटिव इनकम बन जाएगी। अभी अभी निर्मला सीतारमन ने कहा सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो भी इंटरेस्ट होगा वो 1,80 हम नेगेटिव, तो अपनी इनकम को 1,80 से कम कर देगा। तो अपनी इनकम को 1,80 से कम कर देगा तो टैक्स कितना बचा लेगा? टैक्स सेव कितना निकल के आ गया? तो टैक्स सेव निकल के आ गया 54,000 रुपए का। क्या समझ में आया जो मैंने कहा? सपोज करते हैं 1.25 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, कहीं जॉब करता है, 1.25 लाख रुपए की सैलरी में 10 लाख की ऊपर सैलरी निकल रही है, तो ऊपर वाले 30% से टैक्स पे करता होगा। अब 1,80 से उसकी इनकम कम हो जाएगी तो 1,80 का 30.54 हजार रुपए टैक्स बचा लेगा। 54,000 को 12 से डिवाइड करोगे तो करीब करीब 4,500 रुपए पर मंथ निकल के आएगा। और मैंने कहा देखो टैक्स की फॉर्म में सरकार आपको कितना वापस कर देगी? 4,500 रुपए पर मंथ। तो आपको अपनी जेब से केवल 5,500 रुपए पर मंथ पे करना पड़ेगा।
उस आदमी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले सर मैं तो सोच रहा था कि 20,000 रुपये पर मंथ में कहां से लेके आऊंगा, मैंने कि 10 तो आपका रेंट ही बच गया। फिर सर बोला 10 भी मेरे लिए बड़ी चीज थी, मैं 10 भी कहां से लेके आऊंगा। तो मैंने कहा 10 में से भी आपके लिए 4.5 और 5 तक कौन वापस कर देगा, सरकार वापस कर देगी। आप समझो जो मैं लिख रहा हूं, ऐसी बातें समझ में आ गई तो टैक्स आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। अगर समझ में आ जाए, समझ में नहीं आए तो चीज डिफिकल्ट रहती है बेटा। चीज इजी तभी होती है जब समझ में आ जाती है, समझ में नहीं आती तो चीज बहुत डिफिकल्ट रहती है। 1 मिनट बेटा, 7 बजे मेरी क्लास है ना फाइनल की, तो एक बच्चे के पास लिंक नहीं पहुंचा है, ना बच्चे ने ज्वाइन किया है, तो मैं चेक कर लूं मैंने उसको लिंक भेज दिया है नहीं भेज दिया है। भेज दिया है। केवल 5500 रुपये पे करके, और अभी तुमने डिडक्शन 80C नहीं पढ़ी है, जब 80C पढ़ाऊंगा तो मैं ये प्रूव कर दूंगा ये 5500 रुपये भी बच जाएंगे। अभी मत पूछो मुझसे, लेकिन मैं आपको जब 80C पढ़ाऊंगा दोबारा से सेम एग्जाम्पल लूंगा और वहां पे मैं ये प्रूव करूंगा ये 5500 रुपये भी बच जाएंगे। मतलब 25 लाख का मकान आदमी लेता है तो अपनी जेब से उसको 0 पे करना पड़ेगा, उसका अपना मकान बनकर तैयार हो जाएगा। बस 5 लाख रुपए अपनी जेब से दे दे, बैंक का इंस्टॉलमेंट जो 20 है उसमें 10 तो रेंट बच जाएगा और 10,000 रुपए तक का टैक्स सरकार कम कर देगी उसका। तो सर सरकार को क्या फायदा, लो बेटा तरक्की करता है, पिताजी को क्या फायदा होता है, अच्छा लगता है, देश के लोग खुशी हैं। सरकार क्यों बनवाई है हमने, हमें हमारा खून निचोड़ने के लिए, चूसने के लिए, हमें सुख सुविधाएं देने के लिए, सर हमें एक बेटर लाइफ देने के लिए। तो यही बात, वो एक स्टूडेंट थी हरप्रीत नाम की, फाइनल में मुझसे पढ़ती थी, 2013 या 14 की बात मैं बता रहा हूं। तो वो जब फाइनल में पढ़ने के लिए आई तो वो पढ़ी, अच्छी लड़की थी, इंटेलिजेंट बच्ची थी। जब उसका लास्ट डे था, लास्ट बैच था, तो मेरे लिए कार्ड लेके आई, 2 फोल्ड कार्ड था। तो उसने फेसबुक से मेरी बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह निकालनी थी, क्लास टाइप का बना लिया था, तो उसके ऊपर वो सारे मेरे फोटोग्राफ्स थे और अंदर उसने अपने हाथ से पूरा वो लिखा था कुछ मेरे लिए। और उसमें उसने यही लिखा था, सर मैं इंटर में टैक्स यही समझती रही कि सरकार हमसे मांगती है इसलिए हमें पे करना पड़ता है, और हमें, मुझे लगता था क्यों सरकार हमसे क्यों मांगती है, हम क्यों पे करते हैं, मैं समझ ही नहीं पाई। हमें लगा सरकार है हमसे मांग रही है, हमें देना पड़ेगा। अब आप हर टॉपिक में समझाते रहे कि हर चीज आपको वापस मिल रही है किसी ना किसी तरीके से, या तो घर की फॉर्म में वापस मिल रही है, या एजुकेशन की फॉर्म में वापस मिल रही है, या रोड्स की फॉर्म में वापस मिल रही है, या सिक्योरिटीज की फॉर्म में वापस मिल रही है, या सेफ्टी की फॉर्म में वापस मिल रही है, या फिर साइंस की फॉर्म में आपको वापस मिल रही है। तो आप हर बार ये समझाते रहे कि अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है या कोई पेनल्टी लगाई जा रही है तो हमने क्या रूल तोड़ा और हमने क्या अच्छा काम किया तो हमें टैक्स में सपोर्ट किया जा रहा है। तो टैक्स केवल और केवल हमारा खून चूसने के लिए नहीं है, टैक्स हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कई जगह कर रहा है। उस लड़की ने पूरा लिखा था मेरे लिए, वो आज भी मेरे घर पे आओगे तो एक नोटिस बोर्ड टाइप का उसको मैंने लगाया हुआ है वो वाला। तो अगर मैं ये समझा पा रहा हूं कि टैक्स क्यों बना रही है सरकार, तो सरकार टैक्स के नाम से हमेशा लगता है आदमी को तो हमारा खून चूस रहे हैं। देश कैसे चलेगा, इतनी तरक्की क्यों नहीं दिखाई दे रही है, मेट्रो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही है, सैटेलाइट्स आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, शानदार हाईवे बनाई जा रही हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो क्यों नहीं आपको दिखाई दे रही हैं। आपके लिए फ्लाईओवर्स, दिल्ली में कितने सारे फ्लाईओवर्स बन गए देखो आप, पहले कितने कम, कितना जाम दिल्ली में रहता, लो फ्लोर बस दिल्ली के अंदर आ गई, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं आपके लिए। हॉस्पिटल्स बनाई जा रही हैं, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग किया जा रहा है, हमारी आर्मी कितनी जबरदस्त है, वहां पे हमारे पास राफेल भी है, हमारे पास बोफोर्स भी है, वो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उसके लिए सरकार पैसा ले रही है, और जहां आपकी लाइफ की बात है सरकार देखो आपको बेनिफिट भी दे रही है। देखो सरकार ने अपनी तरफ से आपका टैक्स कम कर दिया, 80C का बेनिफिट मिलेगा, रिडक्शन के तरीके से मैं 80C का बेनिफिट दिलवाऊंगा। अब सोचो ग्रेचुटी पर सरकार ने क्यों एग्जम्पशन दिया आपको, आपको लीव सैलरी पे क्यों एग्जम्पशन मिला, प्रोविडेंट फंड में क्यों एग्जम्पशन का बेनिफिट सरकार आपके लिए दे रही है। उस समय आपने नहीं पूछा कि सरकार सर हमारा खून क्यों नहीं चूस रही है, सरकार में बेनिफिट क्यों दे रही है। पूरे इनकम टैक्स में कहीं भी सरकार जबरदस्ती नहीं कर रही है। टैक्सेशन का रेट इंडिया में कंपेरेटिवली ज्यादा हो सकता है, नीड टू बी रिड्यूस्ड, कम करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन टैक्स की इंटेंशन समझना अगर आप शुरू कर दोगे, जीएसटी की, डीटी की, आईडीटी की, तो आपको समझ में आएगा हम टैक्स जो मांग रहे हैं वो हमें ही वापस मिल रहा है, और कई जगह तो टैक्स बचाने के तरीके हमें दिए जा रहे हैं। आज सुबह वाला बैच था एक मेरा,
SSVS में पढ़ रही है, सुबह वाले बैच में भी बैठी हुई थी। वहां पे सरकार कहती है घर के बदले घर खरीदोगे तो हम 54 का एग्जम्पशन देंगे। मैं बहुत जल्दी आपको भी कैपिटल गेन में ये वाली बात यहाँ पे पढ़ाऊंगा। अब मेरे पास दिल्ली में घर है, मुझे मुंबई में शिफ्ट करना है। अब मैंने दिल्ली वाला घर बेचा, अब मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरी घर को बेचने की इंटेंशन ही नहीं है, मुझे मुंबई शिफ्ट करना है, मुंबई मकान खरीदना है और दिल्ली वाला घर बेचूंगा तो मुझे यहाँ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। सरकार कहती है बंसल जी हमें समझ में आ रहा है कि आपको मकान बेच के पैसा नहीं कमाना है, आप मुंबई में दूसरा मकान खरीदोगे ना तो हम ये मान लेंगे दिल्ली वाला मकान मुंबई शिफ्ट हो गया, हम आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट दे देंगे, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। कहां सरकार आपके आपके फेवर की बात नहीं कर रही है? इनकम टैक्स में कितने सारे बेनिफिट्स आपके फेवर में बनाए गए हैं, दीज आर वन ऑफ द बेनिफिट्स। तो सरकार क्या कहती है, जो लोग अपने रहने के लिए घर खरीदते हैं सरकार उनके इंटरेस्ट को नेगेटिव इनकम बना देती है, जिससे कि उनके टैक्स कम हो जाता है। नेगेटिव इनकम पॉजिटिव इनकम को कम कर देती है, उनका टैक्स कम हो जाता है, जिससे कि उसकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाती है। तो दिस इज नॉट द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। भले ही कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के तरीके से लिखेंगे हम, निल निल हमें फॉर्मेट पूरा लिखना पड़ेगा, बट दिस इज द बेनिफिट। सरकार आपकी इंस्टॉलमेंट में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहती है कि तुम्हारी इंस्टॉलमेंट में 4500 रुपये पर मंथ का कंट्रीब्यूट हम भी करेंगे, मतलब एक साल में 54,000 रुपये का हम आपका टैक्स 54,000 रुपये कम कर देंगे, सो दैट आपकी इंस्टॉलमेंट पे 4500 रुपये पर मंथ का बर्डन आपके लिए कम हो जाए। तो अब आज के बाद जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा तो एक क्वेश्चन नहीं दूंगा, दो क्वेश्चन दूंगा। एक घर दूंगा लेट आउट, एक घर दूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट की इनकम निकालोगे तो पॉजिटिव आएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंपल्सरीली नेगेटिव निकल के आएगी, उन दोनों को जोड़ दोगे और दैट इज कॉल्ड द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस वन, हाउस टू, let out, self occupied for residence, 4 lakh, 2,50,000, 3,40,000, 2,10,000, 3,45,000, 2 lakh, AR 35,000 per month, dash UR 1 month, dash municipal taxes 8% due, 10% paid, capital borrowed 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए बोरो करी थी, कंस्ट्रक्शन के लिए बोरो करी थी। रेट 8%, 9%। डेट ऑफ बोरोइंग 1 अप्रैल 2016, 1 अक्टूबर 2017। डेट ऑफ कंप्लीशन 15th May 2020, 11th August 2021। लोन नॉट रीपेड, लोन नॉट रीपेड। जल्दी से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल के दिखाओ बेटा, बहुत जल्दी। पहले यहाँ का इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। प्रीवियस ईयर 22-23 24,000, ये ईयर दे रखा है 20 और 21, तो 16, 17, 18, 19, 19, 20, 3 साल हो गए। 24,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5,
चार है, 17-18 भी आएगा सर। हाँ 17-18 भी आएगा। $24,000 × 4 डिवाइडेड बाई 5, 19,200, 43,200। अब थोड़ी देर अपना क्वेश्चन रोक के इधर देख लो। प्रीवियस ईयर 22-23 इधर हो जाएगा आपका 18,000। पूरा किस ईयर में हुआ है? 11 अगस्त 2020 में पूरा हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 20-21 हो जाएगा। लेकिन बोरो किया गया है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर 17 से लेके 31 मार्च 18, 18 से 19 और 19 से 20, 20-21 में तो पूरा हो गया। तो ये निकल के आएगा 2 years and 6 months। बोरो जब 1 अक्टूबर को किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये निकल के आएगा 2 years and 6 months। 18,000 into 2 प्लस 18,000 into 6 by 12 डिवाइडेड बाई 2। 2 साल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 महीने के लिए 6 by 12 कर दिया, 36,000 प्लस 9,000 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 5। थक गया मैं भी आज तो बहुत। तो ये हो जाएगा 9,000, 9 6 15 45 और ये 9,000, 27,000 रुपये इंटरेस्ट निकल के आया। तो पहला इंटरेस्ट निकल के इतना आ गया, दूसरा इतना आ गया। पहले की इनकम निकाल देता हूं, पहले ER देख लेता हूं, 345, AR माइनस UR देख लेता हूं, 4,20,000, 35,000, 4,20,000 और माइनस 1 मंथ UR 35,000, तो 3,85,000 आएगा मेरे ख्याल से। GAV 385। म्यूनिसिपल टैक्स जो कि ड्यू है, ड्यू का मतलब ही होता है नॉट पेड। तो NAV कितना हो गया? 3,85,000 माइनस 24A, 1,15,500। इतना ही आएगा, इतनी तो मेरी मैथमेटिक्स सही है। तो इंटरेस्ट हमने निकाला था 43,200, 3,85,000 माइनस 100 माइनस 43,200, 2,26,300। इधर इनकम निकालेंगे नील 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 नील, केवल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 27,000। तो ये तो लेट आउट की इनकम, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंस की इनकम नेगेटिव 27,000। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी हो जाएगी? 2,26,300 प्लस नेगेटिव वाले 27,000, इसमें से 27 माइनस कर दें, 1,99,000। सर म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस होगा इसमें? कौन बोला? सर यशस्वी कौन से वाले में बेटा? सेल्फ ऑक्यूपाइड में, वो लेट आउट में बेटा? हाँ जी सर। बेटा ड्यू लिखा हुआ, ड्यू का मतलब क्या होता है? पेड नहीं हुआ है बेटा, और पेमेंट बेसिस पे माइनस करते। समझ में आ गया? डोंट मिस नेक्स्ट क्लास, बहुत ही शानदार टॉपिक टीच करूंगा, बहुत बहुत ज्यादा शानदार। डोंट मिस नेक्स्ट क्लास बेटा। बाय बाय।